जब भी हम दुनिया के 7 अजायबात का जिक्र सुनते हैं तो अक्सर जहन में चीन की अजीम दीवार या फिर पेट्रा का ख्याल आता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये असल फहरिस्त नहीं है? अजायबात की जो असल फहरिस्त थी वो एक ऐसी दुनिया की कहानी सुनाती है जो अब बाकी नहीं रही। एक ऐसी फहरिस्त जिसमें से सिर्फ एक ही अजूबा वक्त के बेरहम थपेड़ों का मुकाबला कर पाया। तो चलें आज हम कदीम दुनिया के इन गुमशुदा शाहकारों की खोज पर निकलते। तो ये जो असल फहरिस्त थी ना अजायबात की, ये दरअसल कदीम यूनानी सयाहों के लिए एक ज़रूर देखने वाली लिस्ट थी। जब सिकंदर आज़म की फतूहात के बाद यूनानियों की पहुंच मिस्र, फारस और बाबिल जैसी नई सरजमीनों तक हुई, तो उन्होंने वहां की शानदार इमारतों को देखकर उनकी फहरिस्तें बनाना शुरू कर दी, जो उनके लिए बिल्कुल नई और हैरत अंगीज थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस फहरिस्त को आज हम हतमी मानते हैं वो निशाते सानिया यानी रेनेसा के दौर तक भी ठीक से तय नहीं हुई थी, और तब तक इन 7 में से 6 अजायबात तो सफाए हस्ती से मिट भी चुके थे। मतलब ये एक ऐसी यादगार फहरिस्त थी जिसकी ज्यादातर यादगारें खुद ही तारीख का हिस्सा बन चुकी थीं। इस लिस्ट में गीज़ा का अजीम हरम अपनी उम्र की वजह से बिल्कुल ही अलग खड़ा है। ये दूसरे किसी भी अजूबे से तकरीबन 2000 साल पहले तामीर हुआ था। इसकी क़दामत का अंदाज़ा आप यूँ लगाएं कि जब मशहूर मलका क्लियोपेट्रा जिंदा थी तब ये हरम उसके लिए भी इतनी ही पुरानी तारीख था जितनी कि वो आज हमारे लिए है। तो चलें अपना सफ़र शुरू करते हैं मिस्र से, उस वाहिद अजूबे से जो आज भी हमारे सामने खड़ा है, वक्त के हर तूफान का डटकर मुकाबला करते हुए, यानी गीज़ा का अजीम हरम। इसकी वसत का तसव्वुर करना भी सच पूछें तो मुश्किल है। तकरीबन 60 लाख टन वजनी ये इमारत लगभग 3800 साल तक इंसान की बनाई हुई सबसे बुलंद तरीन तामीर रही। इसकी इस गैर मामूली मजबूती का एक राज उसके तिकोनी शक्ल में भी छुपा है, जिसने इसे सदियों तक कायम रखने में मदद की। आज हम जो इसकी पत्थरीली सी सतह देखते हैं, ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक ज़माने में ये हमवार सफ़ेद चूना पत्थर से ढकी हुई थी और इसकी चोटी पर सोने की एक टोपी थी जो सूरज की रोशनी में खूब चमकती थी। और हाँ, एक बहुत बड़ी गलत फहमी ये भी है कि इसे गुलामों ने बनाया था, जबकि हकीकत ये है कि इसे हुनरमंद और बाकायदा तनख्वाह पाने वाले मजदूरों की एक बड़ी तादाद ने तामीर किया था। अब हम चलते हैं अपने अगले अजूबे की तरफ, एक ऐसा अजूबा जो एक बहुत बड़े राज में लिपटा हुआ है। सवाल ये है कि क्या बाबिल के मशहूर मौलिक बागात यानी हैंगिंग गार्डन्स वाकई में मौजूद थे भी या नहीं? अब सवाल ये उठता है कि इसकी मौजूदगी पर शक क्यों है। वजह यह है कि बाबिल के अपने किसी रिकॉर्ड में इन बागात का कोई जिक्र नहीं मिलता और ना ही वहाँ से कोई आसार मिले हैं। सारी कहानियाँ यूनानी लिखारियों की हैं जिन्होंने खुद इसे कभी नहीं देखा था। एक दिलचस्प नजरिया ये है कि शायद ये बागात बाबिल में थे ही नहीं बल्कि नीनवा शहर में थे, और वक्त के साथ साथ ये कहानी गलती से बाबिल से मंसूब हो गई। अब हमारा रुख है मौजूदा तुर्की की तरफ, जहां एफेसस शहर में एक मंदिर खड़ा था। एक ऐसे मंदिर की कहानी जो तामीर, तबाही और इंसान की अनापरस्ती की एक अजीब दास्तान है। सन 356 कबल मसीह में हेरोस्ट्रेटस नाम के एक आदमी ने इस शानदार मंदिर को आग लगा दी। जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसका जवाब था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि तारीख उसे याद रखे। उसने हमेशा जिंदा रहने वाली बदनामी के लिए ये जुर्म किया। जिस मंदिर को हम अजूबा कहते हैं ना, वो असल में इसी जगह पर बनने वाला तीसरा मंदिर था। हर बार तबाही के बाद इसे पहले से भी ज्यादा शानो शौकत से दोबारा तामीर किया गया, लेकिन आखिरकार 3री सदी में गौथ हमला आवरों और फिर 4थी सदी में एक हुजूम ने इसे हमेशा के लिए सफाई हस्ती से मिटा दिया। चलें, अब हमारा सफर है यूनान के मुक़द्दस शहर ओलंपिया का, जहां कदीम ओलंपिक खेलों का आगाज हुआ था। यहीं पर देवताओं के बादशाह ज़्यूस के एजाज में एक ऐसा शाहकार बनाया गया था जो खुद देवताओं के ही शाया निशान था। ये कोई आम पत्थर का मुजस्समा नहीं था, बल्कि इससे कहीं बढ़कर था। इसका जिस्म हाथी दांत से बना था और इसका लिबास खालिस सोने का था। 12 मीटर बुलंद ये मुजस्समा इतना बड़ा था कि कहा जाता था कि अगर ज़्यूस अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हो तो वो मंदिर की छत फाड़कर बाहर निकल जाएगा। लेकिन इतना शानदार मुजस्समा आखिर गया कहाँ? हैरत की बात है कि तारीख इस बारे में बिल्कुल खामोश है।
یہ کب اور کیسے غائب ہوا، یہ آج تک ایک ایسا راز ہے جو حل نہیں ہو سکا۔ اب ہم واپس چلتے ہیں آج کے ترکی کی طرف، ایک ایسی یادگار کو دیکھنے جس نے ہماری زبان کو موزولیم یعنی مقبرے کا لفظ دیا۔ یہ عظیم مقبرہ بادشاہ ماؤسولس کے لیے ان کی بیوی اور بہن آرٹیمیسیا نے بنوایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے غم میں اتنی ڈوبی ہوئی تھیں کہ انہوں نے اس کی راکھ کو اپنی شراب میں ملا کر پی لیا۔ 45 میٹر بلند اس عمارت کو 400 سے زیادہ مجسموں سے سجایا گیا تھا۔ یہ صدیوں تک قائم رہا، مگر پھر زلزلوں نے اسے کھنڈر بنا دیا اور آخرکار اس کے پتھر ایک قلعے کی تعمیر میں استعمال کر لیے گئے۔ اب ہم چلتے ہیں بحیرہ روم کے ایک جزیرے روڈس کی طرف، جس کی بندرگاہ پر کبھی کانسی کا ایک دیو ہیکل مجسمہ کھڑا ہوا کرتا تھا۔ یہ ایک بڑی فوجی فتح کے شکرانے کے طور پر سورج دیوتا ہیلیوس کے لیے بنایا گیا تھا۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ عظیم الشان مجسمہ صرف 56 سال تک ہی کھڑا رہ سکا۔ سن 226 قبل مسیح میں ایک شدید زلزلے نے اسے گھٹنوں کے بل گرا دیا۔ روڈس کے لوگوں نے اسے دوبارہ نہیں اٹھایا کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ اس کا گرنا دیوتاؤں کی طرف سے کوئی اشارہ تھا۔ اور بھلے ہی یہ مجسمہ خود تو گر گیا، لیکن اس کی یاد آج بھی ایک بہت مشہور شکل میں زندہ ہے۔ جی ہاں، نیو یارک کا مشہور اسٹیچو آف لبرٹی اسی روڈس کے مجسمے سے متاثر ہو کے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ تو چلیں اب ہم اپنے سفر کے آخری پڑاؤ پر پہنچتے ہیں، ایک ایسی عمارت جو صرف خوبصورت نہیں تھی بلکہ قدیم دنیا کے ہزاروں ملاحوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھی۔ یہ تھا اسکندریہ کا لائٹ ہاؤس۔ 100 میٹر سے بھی زیادہ بلند یہ لائٹ ہاؤس اپنی روشنی سے بحری جہازوں کو محفوظ بندرگاہ تک پہنچنے میں مدد دیتا تھا۔ اور ایک بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ چونکہ یہ سب سے آخر میں بنا تھا تو تاریخ میں صرف 54 سال کا ایک چھوٹا سا دور ایسا تھا جب یہ تمام 7 عجائبات ایک ہی وقت میں موجود تھے اور کوئی خوش قسمت شخص ان سب کو دیکھ سکتا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ سفر ختم ہوتا ہے۔ زلزلوں، آگ، جنگوں اور انسانی ہاتھوں نے مل کر ان 6 ناقابل یقین تعمیرات کو ہم سے چھین لیا، اور آج صرف گیزا کا عظیم ہرم ہی اس گمشدہ دنیا کی گواہی دینے کے لیے اکیلا کھڑا ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر وقت میں پیچھے جا کر ان میں سے کسی ایک عجوبے کو اس کی پوری شان و شوکت میں دیکھنے کا موقع ملے تو انسان کس کا انتخاب کرتا؟ بابل کے سرسبز باغات کا یا پھر روڈوس کے اس دیو ہیکل مجسمے کا؟ یہ سوال ہمیں ان گمشدہ شاہکاروں کی عظمت پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔